आलोक आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मॉडर्न इंडिया में एक दूसरा टॉपिक लेकर के चलेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि 1857 का जब रिवोल्ट हो चुका था, उस विद्रोह के बाद हमने एक चिंतन किया था और उस चिंतन में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि 1857 के जो विद्रोह का फेल्योर है, जो उसकी फेल होने की टेंडेंसी है, वो क्यों है। क्योंकि देखिए, हमारा जो जीवन है, उस जीवन में हम ये बात फेल हो या पास, जो एक भद्र पुरुष होता है, जो नॉलेज पर्सन होता है, वो ये बात देखता जरूर है कि अगर हम पास हुए हैं, हमने कुछ गेन किया है, जो लक्ष्य हमने तय किया था, तो क्यों, और अगर हम फेल हुए हैं, हमने कुछ लूज किया है, तो हमने क्यों लूज किया है। तो 1857 का जो रिवोल्ट है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों की फेल्योरनेस को भी व्यक्त करता है। हाँ, पहली बार हम पिछले कई सौ सालों बाद एकत्र हुए और ब्रिटिश सत्ता या शोषणकारी सत्ता के खिलाफ हमने संघर्ष किया। इट वॉज अवर सक्सेस, ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस थी, बट इट वॉज ऑल्सो अवर फेल्योरनेस कि हम उसे बिल्कुल सफलता के मुहाने तक पहुंच करके गेन नहीं कर पाए। तो ये कस तो चलती ही रहेगी ना। तो इसको हम आगे ये एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा था और क्या 1857 का विद्रोह हुआ, हमने उस विद्रोह को किया, भारतीयों ने, हमने का मतलब यहाँ पर है, और वो विद्रोह अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। 1857 में हुआ, 1858-59 में विद्रोह खत्म कर दिया जाता है, और उसके बाद 1858 में, और उसके बाद भारत में दो बड़े परिवर्तन होते हैं। पहला बड़ा परिवर्तन जो होता है, वो होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब समाप्त हो जाता है, और अब हम एक कंपनी के गुलाम न रह करके एक साम्राज्य के गुलाम हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं चलो हमारी स्थिति कुछ बेहतर हुई, क्यों? क्योंकि अब पहले हम एक कंपनी के गुलाम थे और अब एक साम्राज्य के गुलाम हैं। इमेजिन करिए कि ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी है, बोइंग है, वो भारत को गुलाम बना ले। हम तो इमेजिन भी करने में डर लगता है हमें, फिर भी इमेजिन करते हैं। तो बोइंग ने भारत को गुलाम बना लिया, ऐसे ब्रिटिश ने कंपनी ने हमें गुलाम बनाया था। क्यों? क्योंकि हम सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली हम डिवाइडेड थे, हम बटे हुए थे, और दुर्भाग्य से जो सत्ता केंद्र में थी, हम इस बात पर नहीं जाते कि मुगल सत्ता थी, विदेशी थे, स्वदेशी थे, उस विचार जो इस देश में आया, जो इस देश का शासक बना, जो इस देश में बगैर शासन के भी आया या शासक के रूप में भी आया, हमने उसे स्वीकार किया। वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत की कॉन्सेप्ट है, भारत की सोच है। हम कहने के लिए नहीं कहते हैं कि धरती, हम वसुधैव कुटुंबकम, धरती हमारे लिए कुटुंब है, हम उसे जीते हैं, हम उसे जज्ब करते हैं। तो दोस्तों, जब यहाँ पर शासक आया, तो शासक की जिम्मेदारी थी कि वो पारिवारिक विघटन में, पारिवारिक विध्वंस में न पड़े और राष्ट्र को ऐसी दिशा दे। लेकिन दुर्भाग्य से अकबर के बाद जो धार्मिक कट्टरता है, अलग अलग समय पे शासक द्वारा व्यक्त की गई, उसमें जहांगीर भी है, उसमें शाहजहां भी है। हाँ, अकबर एक ऐसा शासक था, इसीलिए उन्हें अकबर द ग्रेट कहते हैं, जो कुछ हद तक या काफी हद तक एक राष्ट्रीय चरित्र को महसूस करता था, और वो भारत को जोड़कर रखने का प्रयास करता था। पॉलिटिकली भी उनके लिए वो फायदेमंद था, और यूं कहें कि वो चाहते भी थे कि देश जुड़कर चले। अकबर के बाद जहांगीर का शासन आया, शाहजहां का शासन आया, औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब तो आप एक तरफ अकबर हैं जिन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई, सबको जोड़ने की कोशिश की, और एक तरफ औरंगजेब हैं जिन्होंने धार्मिक कट्टरता के नए नए कीर्तिमान गढ़े, मंदिरों को नष्ट कराना से लेकर के उन्होंने, आप जानते हैं, जब औरंगजेब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो 1857 के बाद जो निर्माण हुआ, उस निर्माण के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो जो भारत में एक राजनीतिक सत्ता थी, जिसका एक कर्तव्य था कि वो एक जो भारत में व्यापार करने वाली कंपनी आई है, उस पर वो नियंत्रण रखे। लेकिन वो
जो राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग थे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब कट्टर था बट वो एक ऐसा शासक था जिसने कहीं न कहीं भारत को पॉलिटिकली एक तो रखा, लेकिन इतनी सारी उनकी उसमें कमियां थी कि औरंगजेब को उनकी कमियों के लिए ही याद करना ज़्यादा मुनासिब होता है। एज ए इतिहासकार, एज ए टीचर, एज ए विद्यार्थी, एज ए सिविल सर्वेंट हमें चीज़ों को न्यूट्रल एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है। तो जब भारत में 1857 के पहले जो हमारे शासक थे, यानी या कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो प्लासी और बक्सर के वार के बाद भारत में अपनी सत्ता स्थापित करती है, उसके पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कंपनी के रूप में थी और भारत में एक वो सत्ता थी, मुगलिया सत्ता, जिसके पास कोहिनूर था, जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो राजनीतिक उत्तराधिकार के क्रम में और पॉलिटिकल कारणों से और पारिवारिक कारणों से वो जो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खतरे को नहीं भांप पाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक बड़ी गेंद के रूप में, एक बड़े राक्षस के रूप में भारत में अपने आप को विस्तारित कर लेती है। बंगाल से वो विस्तार चलता है, कर्नाटका होते हुए, मैसूर होते हुए, वो महाराष्ट्र होते हुए और फिर अवध और पंजाब के विलय के साथ लगभग परिपूर्ण होता है। यानी 1858 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता भी चली गई और 1858 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग विस्तार भी पूरा हो चुका था। भारत अब पूरा का पूरा भारत, अनडिवाइडेड भारत आज जो आज का है, पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, आधा अफगानिस्तान, ये सारा पूरा एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करता था। श्रीलंका भी था, म्यांमार भी उसमें शामिल था। इस तरह से एक ब्रिटिश भारत की जो परिकल्पना है, जो लॉर्ड डलहौजी ने पूरी की, या लॉर्ड डलहौजी ने उसे अंतिम रूप से पूरी करने का प्रयास किया और उसका परिणाम भी बहुत विभत्स निकला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तमन्ना थी कि अब कोई भी छत्र ऐसा न रहे, कोई भी एक झंडा न रहे जो ब्रिटिश झंडे के अगेंस्ट खड़ा हो, और उन्होंने उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अवध और पंजाब जैसे राज्यों का भी विलय कर दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा सैनिक जो है ब्रिटिश सेना में, भारतीय सैनिक उसमें शामिल थे। ये आप सब जानते हैं, कल की क्लास में मैंने या पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो जो भारत में राष्ट्रीय चरित्र उभर कर आ रहा था वो अंग्रेजों की जो शोषणकारी प्रवृत्ति थी उसका परिणाम था। यानी अंग्रेजों ने जो शोषण किया था भारत में, यानी अगर आप देखें वैसे तो कम्युनिकेशन कम होने की वजह से मुगल काल तक भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं रहा। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की कोशिश की, मौर्य ने भी की थी, फिर उसके बाद मुगल ने भी की थी, गुप्तों ने भी की थी। गुप्तों ने तो समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी। तो इस तरह से दक्षिण उत्तर के बीच की संवाद की स्थिति हमेशा डामाडोल रही है, पॉलिटिकल संवाद भी। हाँ, क्योंकि भारत धार्मिक राष्ट्र है, वो धार्मिक नहीं, वैसे तो हम सेकुलर हैं। भारत के यानी भारतीयों के अंदर कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, धर्मशील राष्ट्र है, सही शब्दों में कहें तो। धार्मिक आधार पर साउथ का हिंदू आपको नॉर्थ में मिल जाएगा। चार धाम की यात्रा करते हुए आप देखेंगे, चार धाम जो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, वो चार धाम हमें कहीं न पर कल्चर इंटीग्रेट करते हैं। भले ही हम पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेट हो बट कल्चरली हम जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि भटकाव ना आए, फिर भी क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, तो हमें उसकी पृष्ठभूमि में जाना ही पड़ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है और सीधे सीधे डायरेक्ट फैक्ट्स तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उसमें एक डिस्कशन भी उपलब्ध हो जाए आप तक जो पर चर्चा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो यानी भारत का जो चरित्र है वो कल्चरली इंटीग्रेट होने का है, रिलीजियसली इंटीग्रेट होने का है, जुड़ने का है। जो भी भारत में जो भी आक्रमणकारी आए, जैसे ऐसा नहीं कि केवल तुर्क आए, मुगल आए या अंग्रेज आए बाद में और कंपनी के रूप में और उन्होंने हम भारत में अधिकार रखा, इसके पहले भी शक आए, पहव आए, कुषाण आए, ठीक है, तो ये लोग भी आए।
लेकिन जिन लोगों ने भारत को कल्चरली एक्सेप्ट कर लिया है उनको तो आज आप ये नहीं जान सकते हैं कि शक कौन है, कुषाण कौन है, हूण कौन है। जिन्होंने हमारी कल्चर को एक्सेप्ट किया उनको तो हमने मतलब फिर पूरी तरह से अपनी सामाजिक व्यवस्था में रोटी बेटी के संबंध हमने उनसे स्थापित किए। ये वेल नोन फैक्ट है। जिन लोगों ने कल्चरली आपसे दूरी बनाए रखी उन्हें भी हमने कहीं न कहीं पर अपने साथ 1000 साल से जोड़ने का प्रयास किया है। कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, ये एक अलग मैटर है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें 1857 का जो रिवोल्ट हुआ वो हमारे राजनीतिक रूप से हमको कमजोर करने के लिए भी हुआ। लेकिन अगर कहा जाए कि बड़ा फैक्टर क्या था तो मेरे अनुसार ये था अंग्रेजों का इस देश को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का वो ड्रीम था। वो हमारे धर्म पर जब हमला करने लगे, जब वो हमारी कल्चर पर हमला करने लगे तो हमने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। जब तक वो राजनीतिक रूप से हमें गुलाम बनाने का प्रयासरत रहे तब तक हमने रिवोल्ट नहीं किया। क्यों? मैंने अभी पहले ही बताया, भारत का जो चरित्र है वो धर्म भीरु चरित्र है। वो धर्म को एक्सेप्ट करने वाला है। धर्म के बगैर भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हम पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं, कितने बार हुए हैं, सैकड़ों बार राजनीतिक विखंडीकरण इस देश का हुआ है, लेकिन सांस्कृतिक विखंडीकरण, धार्मिक विखंडीकरण को हम स्वीकार नहीं करते। केरल वाले वासी के लिए भी, जो केरला में हिंदू रहता है, तमिलनाडु में हिंदू रहता है, कर्नाटका में हिंदू रहता है, उसके लिए भी जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जो धाम है, जो बद्रीनाथ धाम है भगवान विष्णु का, केदारनाथ धाम है भगवान शिव का, वो उतने ही पूजनीय है जितने मेरे लिए कानपुर से। मेरे लिए रामेश्वरम उतना ही सम्माननीय है जितना रामेश्वरम में रहने वाले व्यक्ति के लिए। हम इस मामले में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम रामेश्वरम की अवहेलना नहीं कर सकते, भले ही हम यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है लब्बो-लोब ये है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति हुई या 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें राजनीतिक शोषण तो शामिल है, सेना का कारण भी शामिल है, चर्बी लगे कारतूस, लेकिन उसका चर्बी लगे कारतूस का कारण धार्मिक ज्यादा है। तो इसलिए जब अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म को उनसे छीनने की कोशिश की, भारतीयों का मानना यह है भूखे पेट सो सकते हैं लेकिन उनसे उनका धर्म मत छीनिए। जब जब किसी ने हमारे धर्म को हमसे अलग करने की कोशिश की, हमसे अलग छीनने की कोशिश की, हमने विद्रोह किया, हमने अपने धर्म के लिए विद्रोह किया। तो 1857 का जो रिवोल्ट है इसमें जो धार्मिक शोषण है अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों का किया गया वो भी एक कारण रहा। और भारत को पॉलिटिकली जोड़ने के लिए भी जो रिलीजियस फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। उसके साथ में राष्ट्रीय आंदोलन क्यों उत्पन्न हुआ, अगर हम देखें तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस एक आज हमने टॉपिक लिया है, उसमें अगर हम देखें तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद ये एक कारण रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए। उसी पर हम लोग लगातार परिचर्चा कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद यानी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, अपने साम्राज्य को बड़ा करना, उस बड़े करने में वो पॉलिटिकल भी हमारा शोषण कर रहे हैं, वो सेना के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेट हमारे साथ कर रहे हैं, डरे हुए हैं कि अगर भारतीयों को बराबर का अधिकार दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो गुलाम, और क्योंकि गुलाम व्हाइट और ब्लैक का जो गैप है वो तो बनाए रखना चाहते हैं ना। तो इसलिए एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद यानी केरला का व्यक्ति है तो उसको भी ब्रिटिश सत्ता से लड़ना है, उसका भी शोषण ब्रिटिश सत्ता कर रही है। तमिलनाडु का व्यक्ति है उसका भी शोषण ब्रिटिश सत्ता ही कर रही है। महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र में ही ब्रिटिश सत्ता ही शोषण कर रही है। यूपी है तो देखो यूपी में भी उसी तरह का शोषण है। घास बेच करके टैक्स वसूला जा रहा है, कहीं उनकी खाना बेच करके टैक्स वसूला जा रहा है, कहीं उनके मवेशी बेच करके टैक्स वसूला जा रहा है। उड़ीसा गए वहाँ पर, यानी हम भले ही अलग अलग प्रांतों में रहते हो, अलग अलग भाषा बोलते हो, अलग अलग हमारा पहनावा हो, बट शोषण एक ही था। तो उस शोषण ने भी हमें जोड़ा। गरीबी गरीबी को भी जोड़ता है ना। तो एक तरफ थे 1 लाख से वो गोरे जो भारत आए और 25-30 करोड़ लोगों पर शासन किया उन लोगों ने। 1 लाख गोरे थे क्यों, और हम 30 करोड़ थे, पता ही नहीं चला।
ठीक है। दूसरा एक जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद में यह है कि पॉलिटिकली भारत ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ गया था। यानी अगर हम देखें कि ब्रिटिश सत्ता ने अपने एम्पायर को बनाने के लिए भारत को जीता, लेकिन हर चीज के अपने परिणाम होते हैं ना। तो ब्रिटिश सत्ता ने जब भारत को जीता, पॉलिटिकली इंटीग्रेट किया, तो कहते हैं कि भारत की जितनी भी बोन्स, जैसे कि आदमी का ये बॉडी है, मान लीजिए भारत है, भारत माता हम कहते हैं, तो हमारी माँ के शरीर की हड्डियां अलग अलग एम्पायर अगर उसे माने टूट गई थी। हम अलग अलग थे, पॉलिटिकली डिवाइडेड थे। इसीलिए जब ब्रिटिश सत्ता ने पूरे ऊपर से लेके नीचे तक भारत पर अधिकार कर लिया, और कहते हैं लंबे समय तक जब ब्रिटिश सत्ता अधिकार में रहा तो एक तरह का प्लास्टर हो गया बॉडी में। यानी जब 1857 का विद्रोह हुआ तो भारत जुड़ चुका था अंदर से, ऊपर से तो व्हाइट प्लास्टर लगा हुआ था। अंग्रेजों को लगता था भारत अभी भी अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन लंबे समय तक ऊपर से कृत्रिम तरीके से ही सही बट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन रूपी जो प्लास्टर था, उस प्लास्टर के जुड़ाव ने क्या किया, उस प्लास्टर के जुड़ाव ने, जो ब्रिटिश सत्ता का जो प्लास्टर था, उसने हमें बोन्स जो हमारी अलग अलग थी, हमारी जो राजनीतिक विखंडीकरण रूपी बोन्स जो टूटी हुई थी, उनको एक कर दिया, उनको जोड़ दिया। और जब 1857 में हमने क्या कोशिश की, हमने सिर्फ कोशिश की उनके प्लास्टर को तोड़ के फेंक दिया। जब प्लास्टर हमने तोड़ा तो हमारा शरीर जुड़ चुका था, और ब्रिटिश शासक भी इस बात के लिए मानने के लिए हैरान थे कि ये क्या हो गया। वो तो सोचते थे कि ऊपर से केवल हमने प्लास्टर किया है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो हम दिखा रहे हैं, बट राजनीतिक एकीकरण ने शोषण का चरित्र एक जैसा कर दिया। यानी केरला में भी ब्रिटिश सरकार है, यूपी में भी ब्रिटिश सरकार है, पाकिस्तान में भी ब्रिटिश सरकार है, वर्तमान उस समय का जो भारत था, बांग्लादेश इस समय का, वहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार है, असम में भी ब्रिटिश सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में भी ब्रिटिश सरकार है, बंगाल में भी ब्रिटिश सरकार है। तो ब्रिटिश सरकार हर जगह है, हर जगह शोषण का चरित्र एक जैसा है। तो शोषण के चरित्र ने, यानी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की जो थॉट है, उसने हमें क्या किया, हमें एक जैसे शोषण में, एक जैसे रिवोल्ट करने के लिए, एक जैसे विचारों को भी उत्पन्न किया, और इस तरह से एक राष्ट्र की अनुभूति ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वजह से भी आई। अब एक प्रश्न आता है कि अगर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ना होता तो क्या भारत में राष्ट्रवाद ना आता? दोस्तों, राष्ट्रवाद भारत में बहुत लंबे समय पहले भी था। हाँ, राष्ट्रवाद शब्द था कि नहीं एक अलग बात है, और जिन देशों में ब्रिटिश सत्ता नहीं थी, क्या वहां राष्ट्रवाद नहीं आया? वहां भी राष्ट्रवाद आया, दूसरे रूप में आता। किस तरह से आता, इतिहास में किंतु परंतु लेकिन का प्रश्न नहीं है। अगर ब्रिटिश सत्ता नहीं होती तो देखते हैं किस तरह से आता, किसी न किसी तरह से तो आता। ब्रिटेन में कैसे राष्ट्रवाद आया, चलो ब्रिटिश छोड़ दो, फ्रांस में कैसे राष्ट्रवाद आया, अमेरिका में कैसे राष्ट्रवाद आया? किसी भी देश में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति एक फीलिंग है। राष्ट्रवाद क्या है कि ये जो धरा है, जो ये वसुंधरा है, ये हमारी है। ये फीलिंग के लिए किसी का गुलाम होने की जरूरत क्या है? हाँ, भारत में जो राष्ट्रवाद आया उसमें ब्रिटिश सत्ता के जो साम्राज्यवादी चरित्र है उसका प्रभाव है। लेकिन अगर ब्रिटिश सत्ता नहीं होती तो क्या भारत में ब्रिटिश राष्ट्रवाद नहीं आता? चाणक्य समय, मौर्य के समय भारत का पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड नहीं था क्या? क्या ब्रिटिश साम्राज्य से कमजोर साम्राज्य, छोटा साम्राज्य था? जो मौर्य जितना बड़ा साम्राज्य बना, उतना बड़ा साम्राज्य ब्रिटिश सत्ता स्वप्न देखती थी कि किसी तरह से वो उस सत्ता को मेंटेन बनाए रखे। जितना मौर्य साम्राज्य ने न केवल एम्पायर को जीता बल्कि अपने उसमें बनाए भी रखा, वो भी करीब करीब कि 2000 साल पहले। जब 2000 साल पहले, 1800 या 2000 साल पहले उतने ज़्यादा कम्युनिकेशंस के साधन नहीं थे जितने जब भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई तब थे। 2000 साल पहले की स्थिति और बहुत कम पॉपुलेशन, बहुत डेंस फॉरेस्ट, चलने के साधन बहुत कम, उसके बाद भी हमारे पास एम्पायर था, और तब भी हम उसे भारत को राष्ट्र या वसुंधरा कहते नहीं थे क्या? तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक समय में ये हो सकता है कि राष्ट्रवाद की जो कॉन्सेप्ट है उसमें
फिट न बैठते हो, बट भारतीय का राष्ट्र तो बहुत पहले से रहा है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद किस तरह से उत्तरदायी रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उत्पन्न करने में, मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा है ब्रिटिश सत्ता का चरित्र। अब आप जानते हैं कि दोनों जुड़ी हुई है बातें। ब्रिटिश सत्ता का चरित्र भी शोषणकारी चरित्र था, शोषण उसका एक नेचर था। दूसरा, अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ये लोग भरे हुए थे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से फुलफिल थे। यानी ये कहें कि ये कहते थे व्हाइट्स मैन बर्डन। ये ब्रिटिश सत्ता का जो चरित्र है, ये क्या कहते थे? व्हाइट्स मैन बर्डन, गोरे लोगों का बर्डन था। अब मैं किसी सदी में कहता हूं इंडियंस बर्डन, दूसरे तरफ कहते हैं ब्लैक्स मैन बर्डन। क्यों? क्योंकि अब विश्व का नेतृत्व फिर भारत करेगा, एशिया करेगा और एशिया में भारत करेगा। यानी विश्व का नेतृत्व बहुत जल्द अब भारत के पास फिर से आने वाला है। तो देखिए 200 सालों में या 1947 से अगर देखें तो 100 सालों के अंदर हम फिर विश्व का नेतृत्व अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। यानी 2147 तक हम दुनिया का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेंगे। हम दुनिया की पहली इकोनॉमी होंगे 2050 तक, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे पास होगा। खैर, तो जो ब्रिटिश सत्ता का चरित्र है उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे थे। भारतीयों को या इंडियंस को ये मानते थे कि दे आर इंफीरियर देन ब्रिटिशर्स, या पूरी धरती के लोग ही, जो यूरोपीय लोग हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं, उनकी तुलना में वो जो है हीन हैं, उनकी तुलना में वो कमज़ोर हैं। और व्हाइट्समैन जो लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो उनकी ड्यूटी है कि दुनिया के लोगों को सिविलाइज्ड बनाए। अब समस्या ये है बच्चों कि सिविलाइज्ड क्या होता है? समझ क्यों? क्योंकि सिविलाइज का मतलब मैंने कुर्ता पहना हुआ, सदरी पहना हुआ है, तो क्या मैं सिविलाइज नहीं? सूट पहनना, टाई लगाना, ये सिविलाइजेशन की निशानी है। मॉडर्न कपड़े पहनना, बेहतरीन टी शर्ट डालना। कुर्ता पहनने वाला सिविलाइज नहीं हो सकता, बड़े बाल रखने वाला सिविलाइज नहीं हो सकता, सर में बाल ना रखने वाला व्यक्ति क्या सिविलाइज नहीं हो सकता? कपड़े पहनना ये एक ठीक है, एक सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है। देखिए, एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्योंकि ये मैटर आ गया है बीच में डिस्कशन में, तो हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं कि कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या अंतर है। दोस्तों, जो कल्चर होती है वो हमारे शरीर के अंदर, यानी हमारा सोल, हमारा ब्रेन, हमारी सोचने का नजरिया, जो भी हमारे अंदर है वो हमारी कल्चर है। अच्छी या बुरी एक अलग मैटर। जो वाह कपड़े कैसे पहनते हैं, मान सकते सिविलाइजेशन का हिस्सा है। हम एसी का उपयोग करते हैं, रूम में एसी लगी हुई है, ट्यूबलाइट्स लगे हुए, फैन लगे हुए हैं। ये एक, मैं कार से आता हूँ, आप भी कार से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं। तो जो वाह डेवलपमेंट है, अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं, ये जो वाह चीजें हैं ये सिविलाइजेशन को एक्सप्रेस करती है। जो हम सोचते हैं, जो सूक्ष्म है, यानी अगर हम कंप्यूटर की भाषा में कहें कि जो हार्डवेयर है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिविलाइजेशन एंड द सॉफ्टवेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ कल्चर। और आप याद रखना बच्चों, इंडिया कल्चरली एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन रहा है। यानी हम हार्डवेयर पे हमने उतना ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर कैसा भी हो काम चल जाता है। जो रियल कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो तो सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारे अंदर। तो हार्डवेयर पर हमने ध्यान नहीं दिया, उसका हमने नुकसान उठाया गुलाम होकर के, चाहे वो तुर्कों का हो, चाहे मुगलों का हो, चाहे ब्रिटिश सत्ता का हो। हमने उसका नुकसान उठाया, हमने लॉस में रहे क्योंकि हमने भौतिक जगत को, सॉफ्टवेयर में इतना इन्वॉल्व हो गए, मन के सुख में इतना इन्वॉल्व हो गए कि उस वातावरण की रक्षा जैसी स्थिति से हम पिछड़ गए। खैर, तो अब हम लोग मेन बिंदु पर आते हैं
ऑफलाइन में भी यही होता है कि मैं जब क्लास लेता हूँ तो चीज़ें लिंक होती हैं, तो थोड़ा सा क्लास इधर उधर भागती है, बहुत फोकस रहने में दिक्कत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक मेरी यूएसपी है कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप तक चीज़ें इंटरलिंक्ड हो सके। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही है, ये यूपीएससी का यूपीपीएससी का मतलब ही यही है कि आप चीज़ों को एनालिसिस करना आप सीखें। पढ़ तो आप वैसे मिलेंगे, किताबों में सब लिखा ही हुआ है कि वो, अब मैं कहूँगी इतनी 1857 के बाद ये 2 मिनट में 5 मिनट में चीज़ की जा सकती थी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण हुआ, इन्होंने देश में राष्ट्रीय चरित्र को जन्म दिया। लेकिन अगर हम उसके डिटेल एनालिसिस में जाएंगे, सोच में जाएंगे, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। बाकी उम्मीद है कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो गंभीर चिंतन है वो समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई, उसके पहले जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस में जो मैंने टॉपिक रखा था, तो उसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद जैसी चीज़ें क्यों आई। उसमें मैंने एंशिएंट मिडेवल की भी कुछ घटनाएं ली हैं। फिर एक चर्चा आ गई कि चरित्र और कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या अंतर है, तो मुझे लगा इसको भी बताना बहुत जरूरी है, बार बार ये प्रश्न ऑफलाइन में आता है। फिर हम लोग जब बात करते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उत्पन्न हुआ तो उसका एक कारण और क्या था, तो था सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार। सोशल रिफॉर्म एक बड़ा कारण बनता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति में, मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे भारत में जो जातीय विद्वेष है आज के समय में बहुत कम हो गया है। आरक्षण जैसे चीज़ें अगर पॉलिटिकली उनका उपयोग न किया जाए, आरक्षण जैसे टर्म का, तो जातिवाद भारत में लगभग शून्य की तरफ है। अगर ना किया जाए तो पॉलिटिकल यूज ना किया जाए आरक्षण का। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, मैं कह रहा हूँ आरक्षण का राजनीतिक उपयोग न किया जाए, पॉलिटिकल मिसयूज न किया जाए या यूज न किया जाए। ठीक, तो जो सोशल रिफॉर्म है इसमें हुआ क्या? इसमें राजा राम मोहन राय जैसे लोग आए, उनकी भाभी को सती कर दिया जाता था, और भाभी उस समय क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते थे और शादी भी जल्दी होती थी, तो जो बड़े भाई की वाइफ होती थी और जो छोटा सबसे भाई होता था, तो उसमें एज गैप इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो भाभी और आप जो उस बच्चे की माँ होती वो एक सिमिलर एज गैप में रहती थी। तो राजा राम मोहन राय की जो बड़ी भाभी थी, सबसे बड़े भाई की वाइफ थी, जब उनके पति यानी राजा राम मोहन राय के बड़े भैया की मृत्यु हुई, तो उनकी भाभी को, जो इमोशनली बहुत करीब थी, बिल्कुल वो माँ से ज़्यादा उन्हें प्रेम करते थे, तो उस वजह से जब उनको सती किया, कोई ना कोई तो कारण होगा आपको अंदर तक उद्वेलित करने के लिए, आपको अंदर तक हिला दे कोई चीज़, कहते ना हिला डाला। तो जो हिला डाला वाला कॉन्सेप्ट है, वाइन पी के भी हम हिलते हैं, या इमोशनली जब हमें बहुत टॉर्चर करता है कोई, किसी से प्रेम में धोखा खाते हैं, अंदर तक हिल जाते हैं, नशा आ जाता है। तो जो राजा राम मोहन राय को जो वो चीज़ें इमोशनली वो टूटे, तो उसका परिणाम क्या निकला? सती प्रथा का विरोध के। एक वो बच्चा राजा राम मोहन राय के रूप में आता है, जो एक बहुत बड़ा समाज सुधारक बनता है। तो भारत में इस तरह से चाहे राजा राम मोहन राय हो, देवेंद्र टैगोर हो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में सोशल रिफॉर्म किया। लोगों के अंदर की जड़ता को, लोगों के अंदर की सोच को, लोगों के अंदर की समस्याओं को उन्होंने उनके से बाहर निकाला। और जब हम सोशली थोड़ा सा फ्री होते हैं, थोड़ा सा बंधन से मुक्त होते हैं, थोड़े सा एक ये कहें कि समाज जब सामाजिक जो कठोरता है उससे मुक्त होता है, सामाजिक रूढ़िवाद से मुक्त होता है, तो वो फिर अपनी दूसरी चीज़ों की तरफ, अपनी दूसरी कमियों की तरफ आगे देख पाता है। जैसे अगर आप देखें कि जो पॉलिटिकल रूप से रिजर्वेशन की बात बार बार क्यों उठाई जाती है, कितनी सरकारी नौकरियां मिलती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाना चाहिए, मैं कहता हूँ कि नौकरी ही कितनी मिलती है। 1991-92 के बाद जब से एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरियां हैं, उसमें तो रिजर्वेशन है नहीं, और संभव भी नहीं है उसमें रिजर्वेशन किया जा सके, क्योंकि जो भारत के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें आरक्षण सरकारी नौकरी में है। तो जब नौकरी बची ही नहीं, तो आरक्षण का योजना क्यों बार बार उठाया जाता है? क्यों? क्योंकि आरक्षण को बात को करके वो जो राजनेता हैं वो अपना वोट ले लेते हैं।
ठीक है, तो नौकरियां ज़्यादा होनी चाहिए, जॉब जनरेशन ज़्यादा होना चाहिए, और जो राजनेता है या शासक है वो चाहता है कि उसे काम ना करना पड़े। जनता काम के आधार पर वोट न दे, वो धर्म के आधार पर वोट दे, वो राजनीति के आधार पर वोट दे, वो पंथ के आधार पर वोट दे, क्षेत्र के आधार पर वोट दे, वो ये न कहे कि आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, आपने कितनी रोडें बनाई। ठीक है, तो भारत में इस समय ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भी जो सोशल रिफॉर्म चल रहा था, देखिए सोशल रिफॉर्म चल रहा था समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, लेकिन जब हम सोशल रिफॉर्म के लिए हमने लिटरेचर पढ़ा, हमने साहित्य पढ़ा, क्योंकि याद रखना भारत में सोशल रिफॉर्म केवल सोसाइटी में नहीं हो सकता था, क्योंकि जो अभी भी हमने पीछे बताया कि भारत की सोसाइटी धर्म ओरिएंटेड है, यानी भारतीय समाज धर्म से गुथा हुआ है। सती प्रथा इसलिए खत्म करना कठिन था क्योंकि हमने कहा कि सोशल इविल है, नहीं है, ये रिलीजन में है। तो हमें ये बताना पड़ा कि किसी भी वेद में सती प्रथा नहीं है। बात तो पुनर्विवाह की बात कही गई है, तो उसके लिए वेद पढ़ने पड़े, अरण्यक पढ़ने पड़े, उपनिषद पढ़ने पड़े, पुराणों को पढ़ना पड़ा। भारत के समाज ने जब पढ़ा, बौद्धिक लोगों ने जब उसे पढ़ा, तब उन्हें अपनी कल्चर के बारे में, अपने देश के बारे में जानकारी प्राप्त। तब उन्हें लगा कि अरे हम तो वो थे, हमारी संस्कृति तो वो थी, हम क्या थे और कहाँ चले आए। तो इससे भी एक राष्ट्रीय चरित्र की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का जो उद्भव वो भी हमें दिखाई देता है। यानी अगर हम देखें कि जो भारतीय राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ हम चले, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ हम तब जाएंगे जब राष्ट्रवाद उत्पन्न होगा, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय सोच हमारे अंदर आएगी। तो हमने क्या किया, हमने जब उन सामाजिक रिफॉर्म को करने के लिए जब हमने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, तो हमें लगा कि वी वर entitled, we were connected with a strong civilization। तो इतनी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन से जुड़े होने के बाद हम गुलाम हैं। तो इसलिए भी एक राष्ट्रीय चरित्र का उद्भव हुआ कि हम क्या थे और क्या हैं। एज ए राष्ट्र हम अगर पहले थे तो आज भी हो सकते हैं। क्यों राहुल गांधी हमेशा कहते हैं ना, उनके बाबा ये थे, उनकी दादी ये थी, उनके पिता ये थे। क्यों? क्योंकि वो उसी से एक बूस्टअप मिलता है। वो कितना बूस्टअप ले पाते हैं ये अलग मैटर है, लेकिन उससे एक बूस्टअप मिलता है कि अगर हमारा डीएनए ये है, हम ये थे। एक समय कांग्रेस पूरे भारत में एक शब्द राज करती थी, ये राहुल गांधी सोचते होंगे ना। तो अगर उस सोच को वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले अंदर और फिर उस तरह से बिहेव करे, तो निश्चित है कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है, जैसे भारतीयों का रिवाइवल हुआ। तो हम एक राष्ट्र के रूप में जुड़े, इसके लिए भी हमारा जो सोशल रिफॉर्म है और जो रिलीजियस रिफॉर्म है, इस सोशल और रिलीजियस दोनों जुड़े हुए हैं। धार्मिक सुधार भी और सामाजिक सुधार। तो लोगों के बीच की जो खाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बीच की जो खाई है, गैप ये कम हुआ। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद को पढ़ने के बाद, क्योंकि वेद में जो अर्ली वैदिक समाज है उसमें ब्रह्म क्षत्र वैश्य 3 वर्ग थे। फिर लेटर वैदिक समाज में शूद्र आए तो चौथा वर्ग आ गया। लेकिन जो चौथा वर्ग आया, ये तीनों वर्गों में ये रिवर्सिबल थे। कोई व्यक्ति भी किसी भी वर्ग में जा सकता था, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही घर में रहते थे, अलग अलग कर्म के आधार पर। ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही कहा गया है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी माँ चक्की पीसने वाली है, मेरे पिता वैद्य है, मेरा भाई क्षत्रिय है। यानी वैद्य और टीचर ब्राह्मण में आ गया, माँ चक्की पीस रही तो शूद्र में हो गए, भाई सैनिक पे है तो वो क्षत्रिय हो गया। तो एक ही घर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रह सकते थे। क्यों? क्योंकि वो कर्म के आधार पर उनका जो है उनको जाना जाता था। ये था भारतीय सामाजिक व्यवस्था। तो जब हमने वेदों को पढ़ना शुरू किया और हमारे जो समाज के लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे देवेंद्र टैगोर हो, चाहे ईश्वर विद्यासागर जैसे लोग हो, इन लोगों ने फिर कहा, बताया लोगों को कि हमारे समाज में तो ऐसा था, शूद्र का मतलब शूद्र ही नहीं रहेगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही नहीं रहेगा। ये बात उन्होंने बताई भारतीय समाज में। तो जब भारतीय समाज, और उसके लिए वेदों को पढ़ा, वेदों को बताया, वेदों को कोड किया, तो समाज में लगा कि जब हम
इस तरह की व्यवस्था में रहते थे, इतना मॉडर्न व्यवस्था थी जहां लड़कियां स्वयं शादी तय करती थी। आप जानते हैं विवाह में जो गंधर्व विवाह का भी जो हमारे विवाह के प्रकार हैं उनमें एक गंधर्व विवाह भी है। द्रौपदी का वो विवाह याद करिए जब उनको, ये फर्रुखाबाद अपना कन्नौज, जब उनको पांचाली कि जब उनको तीर से जो बेध देगा वो उनका पति होगा, ये बात थी। लेकिन जब कर्ण तीर से बेधने गया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इससे हम शादी नहीं करेंगे। यानी लड़की की कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? जबकि शर्त यह थी कि जो भी उसको बेध देगा, तो कर्ण को द्रौपदी ने मना कर दिया। यानी वैदिक समाज में लड़कियों की इच्छा मैरिज के लिए बहुत मायने रखती थी। आज भी भारतीय समाज में मैरिज के लिए हम लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। प्रेम विवाह में बच्चियों की हत्या क्यों होती है? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि मेरी बेटी है, मेरी बहन मेरी इच्छा के विपरीत शादी करे। वो जो पुरुष चुने उसे शादी करेंगे, लड़की नहीं चुन सकती। आज भी हम 21वीं शताब्दी में वैदिक सामाजिक व्यवस्था से कमजोर हैं महिलाओं की स्थिति के मामले में। तो दोस्तों, ये एक जो व्यवस्था थी कि भारत में जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म आए, और हमने देखा, हमने बताया कि द्रौपदी की देह कैसे कर्ण को मना कर दिया शादी के लिए। फिर द्रौपदी की 5 पति हुए, ये भी तो हमारे समाज में है, और वो सती थी। तो महिलाओं का जो सम्मान था, जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में बहुत कम हो गया था, कमजोर हो गया था, उसको भी वापस दिलाया। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में डिवीजन थे, उसको भी उसने, जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म है उसने उसमें को खत्म करने में मदद की। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति है, ये जो राष्ट्रीय चरित्र भारतीयों के अंदर उभर कर आया, उनमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक कारण रहता है। दूसरा कारण रहता है ब्रिटिश सत्ता का जो चरित्र है, शोषक चरित्र है, भारतीयों को इंफीरियर महसूस कराना, ये जो एक कारण वो भी रहता है। और तीसरा सोशल रिफॉर्म एक कारण रहता है इसकी वजह से। और फोर्थ है रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार। ये जो सोशल रिफॉर्म है, सोसाइटी में जो परिवर्तन है, परिवर्तन की लहर है, उसके लिए धार्मिक ग्रंथों का जो सहारा लेना है, उससे जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ भारतीय समाज में, उसने राष्ट्रीय चरित्र को, राष्ट्रवाद को, और फिर राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। दोस्तों, ये हो गया वो फैक्टर्स। लेकिन उसके साथ साथ जो सोसाइटी में कुछ चीजें और चल रही थी, अगर हम उनकी बात करें, अगर हम उनको देखें, तो पॉलिटिकली हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, और उन जो पॉलिटिकल प्रयासों में हमें सबसे पहले 1838 में एक प्रयास मिलता है। 1838 में वो है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की जाती है भारत में। लैंड होल्डर सोसाइटी ये पहली राजनीतिक संगठन था, पहला इसने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करा, एक राजनीतिक संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित करा। और ये द्वारिकानाथ टैगोर के प्रयासों से, द्वारिकानाथ टैगोर, इनके प्रयास से ये संगठन एस्टेब्लिश हुआ। और ये अलग बात है कि इसका जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत बड़ा नहीं था, और ये था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। यह अलग बात है कि जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया था, बट ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हमें 1838 में दिखाई देती है सबसे पहले। और उसके बाद 1843 में हमें एक दूसरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन
बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हमें दिखाई देती है। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और द्वारका नाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी। ये द्वारका नाथ टैगोर द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया था और 28 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, कोलकाता में हुई। इसके जो संस्थापक थे वो थे, प्रमुख जो इसके फाउंडर मेंबरों में थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे थे राधाकांत देव। ये धीरे धीरे छोटे छोटे से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत में एस्टेब्लिश हो रहे थे। उसके बाद 26 जुलाई 1876 को छब्बीस जुलाई 1876 को एस एन बनर्जी ने आनंद मोहन बोस की सहायता से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये 28 जुलाई 1876 को की जाती है और उसके बाद इसी तरह से और भी कई 1877 में एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, वो है पूना सार्वजनिक सभा। ये पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे एम.जी. रनाडे ने ये 1877 में इसकी स्थापना की। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की और इनका ऑब्जेक्ट था राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। ये यहां से आप देखेंगे राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। यहां से हमें पॉलिटिकली भी हमें आप देखेंगे 1838 में वो जमींदारों के हित की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 1875 तक आते आते वो चीज़ें सोसाइटी में बदलाव आने लगा। अब वो पॉलिटिकली लोगों को उत्पन्न अवेकन कर रहे हैं नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। यह स्थापना मुंबई में हुई थी इस पार्टी की। अच्छा, इसकी स्थापना होने वाली पुणे में थी, लेकिन क्योंकि पुणे में प्लेग फैल चुका था, इसीलिए फिर इसकी स्थापना मुंबई में की गई। आप जानते हैं, जैसे आप देखेंगे, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आप देखेंगे कि 1857 के पहले से ही भारत में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे थे, लेकिन 1857 के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि
एक जो राष्ट्रीय चरित्र की पार्टी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, उस क्रम में कई सारी पार्टीज बनकर हमें दिखाई देती हैं। उनमें से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी। और कोई नहीं जानता था कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी, ये AOU के दिमाग की उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ सामान्य बात पर चर्चा जो कर रहे हैं, बाकी डिस्कशन हम काफी कर ही चुके हैं आपके साथ में। और ये इन्हें सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत कि अब 1857 का रिवोल्ट जैसा हो चुका है वो दोबारा ना हो, इसीलिए हम सेफ्टी वॉल्व की तरह, कुकर में आपने देखा होगा एक वॉल्व लगा होता है कि कुकर ब्लास्ट हो, अच्छा केवल वॉल्व ब्लास्ट हो जाए। तो एक ऐसी पार्टी चाहते थे जो ये बताती रहे कि ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है। बट भारत के लोगों ने, जो इंडियन लोग हैं, इसे तड़ित चालक के रूप में, सेमी कंडक्टर के रूप में यूज किया। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगा होता है वो लोहे का कि बिजली गिरे तो उसमें गिर के नीचे चली जाए। यानी कांग्रेस ने सोचा कि ठीक है, तुम मुझे सेफ्टी वाल्व सोच रहे हो, हम तड़ित चालक के रूप में तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश सत्ता रूपी बिजली है वो न गिरे, कांग्रेस ही उसे जज्ब कर जाए। तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना दोनों चूहे बिल्ली का खेल है। तो दोनों ने खेला, ब्रिटिश सत्ता ने भी खेला और भारतीयों ने खेला, और अंततः भारतीय सफल हुए। पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि पूरी तरह सफल होते तब जब भारत का बंटवारा ना होता, और भारत का बंटवारा ना होता और हम इंडिपेंडेंस को प्राप्त करते। डिवाइडेड भारत मिला है, इसलिए हम उसे पूरी तरह सफलता नहीं कहते हैं। इसीलिए मैं व्यक्तिगत ये कहता हूं कि बटी हुई सक्सेस हमें मिली, हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट को एंजॉय आज तक नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आज हमने कोशिश की है आपको ये बताने की कि भारत में कांग्रेस जो 1857 का रिवोल्ट हुआ और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके बीच में पॉलिटिकली क्या चीज़ें चल रही थी, कल्चरली क्या चीज़ें चल रही थी, या उसके पहले से कल्चरली क्या चीज़ें चल रही थी, राजा राम मोहन जैसे राय जैसे लोग या देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों का समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा था, पहले से लगातार जो चीज़ें चली आ रही थी वो 1885 या 1900 तक आते आते समाज को किस तरह से जोड़ती है। कांग्रेस की स्थापना और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ आप देखेंगे अंग्रेजों ने मुस्लिम वाद को भी आगे बढ़ाया, और सर सैयद अहमद खान जैसे लोग भी भारतीय समाज में आते हैं। वो किसी और दिन हम पर चर्चा करेंगे, जो उस चिंतन पर कि 1857 रिवोल्ट के बाद ये जो दो धाराएं आई, ये कैसे भारतीय समाज को बांटती हैं, और उसके बाद वो भारत एक धर्म के आधार पर भारत विखंडित हो जाता है। इस पर लेकर के हम लोग फिर कभी पर चर्चा करेंगे। आज हमने जो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय है उसको लेकर के पर चर्चा की है। उम्मीद है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद पर एक चिंतन किया है, जो बुक इस हो करके आपको नॉलेज करे। बुक में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट एक अध्ययन, एक इंटरेक्शन के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि वो जो प्रयास है आपको नॉलेज करेगा और आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने में बहुत तेज़ी से मदद करेगा। आज मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।